हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, किसने दिया था। तो इस चैप्टर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, की जो मैटर में जो चार्ज पार्टिकल होता है, जो चार्ज मैटर पे होता है, वो कैसे होता है, किस चीज़ का होता है, वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इस बात में कंट्रीब्यूट किया था, जिन्होंने कि हाँ भाई हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम में। तो सबसे पहले जो है जॉन डोल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। उसके बाद 1866 में ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड कॉल्ड देम canal rays. These rays were positively charged radiance which led to the discovery of subatomic particle called प्रोटॉन। तो क्या हुआ था 1866 में ए गोल्डस्टीन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की थी गैस ट्यूब में जो है कुछ रेडिएशंस, बहुत सारी न्यू रेडियंस, जिनको उन्होंने नाम दिया था कैनाल रेज। तो ये जो रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था इन रेज में। तो इन रेज से क्या हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद 1900 में जे थॉमसन डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन विच विद अ नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही 1900 में जे थॉमसन आए थे, जिन्होंने कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो उन्होंने भी डिस्कवर किया था, जो कि क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं उनके पीछे कौन कौन से मॉडल्स हैं और क्या क्या जो है आगे आया था। तो जैसे कि थॉमसन सबसे पहले आता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने प्रपोज किया था कि जो है ये एक पूरा जो आउटर लेयर है ये प्रोटॉन की बनी हुई है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, मतलब उन दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी होती है। कि अगर नेगेटिव चार्ज 95 है तो पॉजिटिव चार्ज भी 95 होगा, और एटम क्या होएगा, इलेक्ट्रली न्यूट्रल होएगा, मतलब एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, इन स्फेयर of protons electrons are distributed, pairs of protons electrons are distributed, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो मॉडल आता है वो आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का क्या कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में जो है एक साथ होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में ऐसे ऐसे जो है सर्कुलेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सो रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, अल्फा पार्टिकल्स थे +2 चार्ज एंड हैज़ 4 मास। कि उसका चार्ज कितना है, +2 है अल्फा पार्टिकल्स का, और उनका मास कितना है, 4। व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बोम्बार्डेड ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। Most of the alpha particles passed straight through the gold foil. Some of the alpha particles were deflected by the foil and by small angles. 1 out of 12,000 particles appear to rebound. एक्चुअली होता क्या है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि वो गोल्ड की एक बहुत जो थिक है वो फॉइल लेते हैं और उससे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स को जो है पास कराते हैं, और उन एटम्स को जो वो पास कराते हैं, उन फास्ट मूविंग जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें होता क्या है कि जब वो जो एटम्स को, अल्फा पार्टिकल्स को जब वो पास कराते हैं गोल्ड फॉइल से, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एक बहुत ही छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपने पाथ से अलग चले जाते हैं। और आउट ऑफ 12,000 कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो रिबाउंड करते हैं, मतलब वापस आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद उसका कंक्लूज़न क्या रहा कि उसने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उससे उसने क्या कंक्लूज़न निकाला, वो अब हम देखते हैं। कंक्लूज़न मेड बाय रदरफोर्ड बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। कि क्या होता है कि जो गोल्ड फॉइल थी उससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास आउट हो गए थे, वो वहाँ पे नहीं रुके। इट मीन्स क्या है कि जो बहुत सारा जो स्पेस है एक एटम में वो क्या है, खाली है, बिल्कुल स्पेस जो है एम्प्टी है, इसलिए वो ईजिली वहाँ से क्या हो गए, पास हो गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटल स्पेस।
तो उसने क्या कहा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, जैसे कि हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल पे जो है कैसा चार्ज है, +2 चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, प्रोटॉन में होता है। तो क्या बहुत सारे ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो वापस डिफ्लेक्ट हुए, मतलब वापस से आ गए, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में है। इट मीन्स प्रोटॉन्स जो हैं एटम में बहुत कम है, ठीक है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिबाउंडेड बैक, शोज दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज इन मास ऑफ द गोल्ड एटम इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद एन एटम। तो इसमें क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो वापस आए थे, तो वो बहुत छोटी फ्रैक्शन में थे और बहुत स्मॉल एंगल पे जो है वो रिट्रेस हुए थे। इसका मतलब है क्या है कि जो भी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी मास है एटम का, वो एक ही जगह इकट्ठा हो रखा है और उसकी वॉल्यूम जो है उसी एटम के अंदर है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेटेड वॉज 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। तो क्या हुआ था कि जहाँ पे वो एटम में जो चार्ज जहाँ पे इकट्ठा हुआ था, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको इन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियस। और जो इसमें क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 105 टाइम्स जो है कम है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एटम। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में इन्होंने क्या बताया था। सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको कि हम न्यूक्लियस बुलाते हैं, और जितना भी मास होता है एक एटम का वो सारा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में। यही चीज़ हमने अभी इस डायग्राम में देखी थी कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत जो है लेस अमाउंट में है, मतलब बहुत एक छोटे से पार्ट में है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, ऐसे जिसकी ये पूरी ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व हो रहे हैं। और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें कि पूरा जो है मास और पॉजिटिव चार्ज और वॉल्यूम जो एटम की है वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। और अभी अभी हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो मतलब रेडियस जो है वो 105 टाइम्स छोटी है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एटम्स। तो जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो भी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम्स। लेकिन रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था, जो भी उन्होंने अपना मतलब एटम के बारे में जो भी उन्होंने मॉडल दिया, उसके कुछ ड्रॉबैक भी रहे। वो एग्जैक्टली ठीक नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग उसके ऊपर आ रही थी। तो वो क्या क्वेश्चनिंग थी अब हम देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स। when an electron undergoes acceleration, it radiates energy. Thus, revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. Due to this, atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. But we know atoms are quite stable. तो क्या हुआ था कि इसमें क्या क्वेश्चनिंग उठ रही थी कि जब भी एटम्स जो है एक्सलरेट होंगे तो वो एनर्जी को छोड़ते हैं। जब भी एटम्स जो है अपनी ऑर्बिट चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, वो कुछ ना कुछ एनर्जी को जो है छोड़ते हैं। तो अगर एटम घूमेंगे और वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस करेंगे तो वो तो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो ख़त्म होता जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि एटम जो है वो स्टेबल ही नहीं होगा। और हमें अगर एटम स्टेबल नहीं होगा तो हमें कोई मैटर ही नहीं मिलेगा, कुछ भी मैटर बनेगा ही नहीं, कोई ऐसी फॉर्म ही नहीं होगी कि जिसको हम जानते हैं। लेकिन हमें तो पता है ना कि मैटर कोई चीज़ है जो एटम से बनी हुई होती है। इसका मतलब कि एटम जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेडिएट, जब भी वो घूमता है तो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है।